हमारा आज का लेक्चर है अध्यक्षात्मक शासन पर। अध्यक्षात्मक शासन यानी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा शासन के रूप के अंतर्गत आता है कि शासन के विभिन्न रूप क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने सामने वाली स्लाइड पर कि शासन के या गवर्नमेंट के कई रूप हैं जिनके नाम आप हमेशा लेते रहते हैं। जैसे कि बहुत पॉपुलर फॉर्म है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जो संसार में बहुत ज्यादा पॉपुलर शासन का एक रूप है। लेकिन इसके साथ ही अन्य फॉर्म भी हैं, जैसे कि मोनार्की। मोनार्की यानी राजतंत्र। राजतंत्र भी एक बहुत प्रचलित शासन व्यवस्था का नाम है जो प्राचीन काल में बहुत प्रचलित थी, जहां पर कि एक राजा, आप देख सकते हैं, एक किंग या फिर एक क्वीन राज्य के प्रधान हुआ करते थे। राजतंत्र शासन व्यवस्था दुनिया के बहुत सारे देशों में प्राचीन काल में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, पाई जाती थी। वर्तमान समय में भी अनेक देशों में राजतंत्र है, जैसे कि इंग्लैंड में अभी भी मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यद्यपि वहां पर महारानी एलिजाबेथ का शासन है। अन्य भी कई मध्य पूर्व के राज्यों में राजतंत्र शासन है। इसके सिवा एक पॉपुलर फॉर्म और है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। कुछ तानाशाह भी होते हैं जो अपनी मनमर्जी से शासन करते हैं। बहुत नाम सुना होगा आपने जर्मनी में हिटलर का, या फिर इटली में मुसोलिनी का, और वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया के शासक जो कि मूल सुंग है, वे भी एक प्रकार से डिक्टेटर ही हैं। फिर मिलिट्री रिजीम। मिलिट्री रिजीम यानी सेना का शासन। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि म्यांमार में वहां की सेना ने वहां की चुनी हुई सरकार जो कि आंग सान सूची चला रही थी, उनको हटा करके मिलिट्री ने रातों रात कब्जा कर लिया। मिलिट्री कू के द्वारा वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया। कई बार कई देशों में सेना तख्ता पलट देती है और अपना शासन कायम कर लेती है। लेकिन ये सब बहुत प्रचलित फॉर्म नहीं है, इन्हें जनता बहुत पसंद नहीं करती, क्योंकि इस प्रकार के शासन में जनता की कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रताएं सुरक्षित नहीं रह जाते हैं। जो इसी तरह से हम डेस्पोटिज्म को देखते हैं। डेस्पोटिज्म भी एक तरह से कहा जाए तो डिक्टेटरशिप का ही एक रूप है, जहां पर कि शासक स्वच्छंदता से राज्य करते हैं। डेस्पोटिक शासन, ये भी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लाया गया एक शब्द है राजनीतिक डिक्शनरी में। एनार्की। एनार्की यानी अराजकता, जहां पर कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो। तो ये सभी रूप किसी न किसी समय पर संसार में पाए जाते रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो सबसे प्रचलित फॉर्म है जिसे सभी लाइक करते हैं वो है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी कई रूपों में है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के रूप में। पार्लियामेंट्री शासन के बारे में भी विस्तार से आपसे चर्चा की जा चुकी है। आज हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, जहां पर कि एक प्रेसिडेंट या एक राष्ट्राध्यक्ष या एक राष्ट्रपति राष्ट्र के शासन के और राज्य के प्रधान या प्रमुख होते हैं। तो कैसे हम इसे वर्गीकृत करते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए कि शासन के दो प्रमुख रूप हैं। हम जिस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उसके दो प्रमुख रूप हैं, संसदीय शासन यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन यानी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में, किस आधार पर किया गया है। तो इसके लिए हमें जाना होगा शासन की शाखाओं की तरफ। What are the main branches of government? तो हम पाते हैं कि शासन की तीन प्रमुख शाखाएं हैं, व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये शासन के तीन प्रमुख कार्य हैं जिनके आधार पर तीन प्रमुख शाखाएं हैं, और इन शाखाओं में क्या कार्य होते हैं, उनके बीच क्या संबंध है, इसके आधार पर ही तय किया जाता है कि यहाँ पर संसदीय शासन है या यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच अच्छे संबंध है तो वो संसदीय शासन है,
और यदि अच्छे संबंध नहीं है, दोनों पृथक हैं, तो वो अध्यक्षात्मक शासन है। यहाँ पर आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि ये दो जो स्टैचू हैं, इनके बीच ये लोग हाथ मिला रहे हैं, यानी बड़े हार्मोनियस रिलेशनशिप है, बैलेंस है, घनिष्ठ संबंध है। तो यदि शक्तियों में संबंध है तो वह संसदीय शासन है। लेकिन यदि संबंध अच्छा नहीं है, दोनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में ये दो व्यक्ति हैं जो दोनों विपरीत दिशा में, सेपरेट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब वे पृथक हैं। पृथक यानी अलग होना, सेपरेट होना। तो यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच अच्छे संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, तो हम उसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन। तो मूल रूप से यदि शासन का वर्गीकरण हम लेते हैं शक्तियों के बीच संबंध के आधार पर, तो दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने में मिलती हैं, जो कि डेमोक्रेसी के ही रूप हैं। दोनों में ही लोकतंत्र हो सकता है, और वो है संसदीय शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। अब हम यहाँ आते हैं अध्यक्षात्मक शासन में शक्तियों का जो पृथक्करण कहा गया, जो शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई, आखिर वो क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैसी अवधारणा है। तो हम आपको ले चलते हैं 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू के पास। मॉन्टेस्क्यू बहुत फेमस फ्रांसीसी ज्यूरिस्ट थे, जज थे, लॉ के ज्ञाता थे। इनकी बहुत फेमस किताब है जो बच्चों आप जिसके बारे में पढ़ते हैं अपने पॉलिटिकल फिलोसफी के पेपर में, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये वो किताब है जिसका प्रभाव ना केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के बाहर इंग्लैंड में और उससे भी अधिक अमेरिका में पड़ा। और अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने तो थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के पृथक्करण को अपने संविधान का आधार ही बना लिया। अब देखते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि शासन की 3 प्रमुख ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जो कानूनों को लागू करती है, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो संविधान की व्याख्या करती है, कानूनों की व्याख्या करती है। तो ये 3 शक्तियां हैं, ये 3 अंग हैं शासन के। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि शासन के इन तीनों अंगों को अलग अलग कार्य करना चाहिए। क्यों अलग करना चाहिए, आइए देखते हैं हम इनकी द स्पिरिट ऑफ लॉज जो इनकी किताब थी उसमें क्या कहा इन्होंने इसके बारे में। इसको मैं आपको वर्बेटिम पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसका हिंदी भी आपको तर्जुमा करके बताऊंगी या ट्रांसलेशन। पहला पॉइंट है, when the legislative and executive powers are united in the same person, अर्थात जब विधायी और कार्यपालिका शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, यूनाइटेड होती हैं, एक होती हैं। एक ही व्यक्ति व्यवस्थापक भी होता है यानी कानून भी बनाता है और वही कानूनों को लागू भी करता है। तो क्या होता है, देयर कैन बी नो लिबर्टी, वहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, बिकॉज एप्रीहेंशंस में अराइज लेस्ट द सेम मोनार्क और सीनेट शुड इनेक्ट टायरेनिकल लॉज। मान लीजिए कि मुझे ही कोई कानून बनाना है और मुझे ही उसे लागू करना है, तो बहुत स्वाभाविक है कि बहुत सारे टिरैनिकल यानी बहुत तानाशाही पूर्ण रवैये से या तानाशाही कानून बनाए जाएं, और अपने ही द्वारा बनाए गए कानूनों को हम बहुत जबरदस्ती लागू करें, क्योंकि अपने बनाए कानूनों में हमें कोई गलती नहीं नजर आएगी। तो यहाँ पर टिरैनी के बहुत आसार हैं, यहाँ पर तानाशाही के बहुत संभावनाएं हैं। तो ये उचित नहीं है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथों में हो, सेम पर्सन और इन द सेम बॉडी ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। Again, there is no liberty if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. पुनः आप देखेंगे कि यदि जुडिशरी पावर को अलग नहीं किया जाए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से, तो भी टिरैनी होने की संभावना, तानाशाही होने की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं, देयर वुड बी एन एंड ऑफ एवरीथिंग वर द सेम पर्सन और द सेम बॉडी whether of the nobles or of the people to exercise those 3 powers। और अगर एक ही व्यक्ति को तीनों ही प्रकार का शासन दे दिया जाए कि वो कानून भी बना रहा है, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, जनता पर शासन करने का कार्य, and of
ट्राइंग द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल्स। और न्याय करने का अधिकार भी यदि एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए तब तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा, वही उसको लागू करेगा और वही न्याय करेगा। मान लीजिए वो व्यक्ति तानाशाह है, वो व्यक्ति जनता के हित में शासन नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से शासन कर रहा है, तो जनता की स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। प्राचीन काल में बहुत ऐसे राजतंत्रात्मक शासन थे जहां पर इस तरह के शासन हुआ करते थे। तो ये ठीक नहीं है, ऐसा मॉन्टेस्क्यू का कहना था। अब आप देखिए यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू की पिक्चर भी है इस स्लाइड में, जो कि आप देख सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को 18th सेंचुरी में प्रोपोगेट किया। 18वीं शताब्दी में उनका ये सिद्धांत फेमस हुआ, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने एक काम और किया कि उसके साथ एक और सिद्धांत जोड़ दिया, उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अब यदि तीनों शक्तियों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना रह जाए, तो भी डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक यानी कि यदि उन तीनों के बीच में कोई ऐसी परिस्थिति हुई, मान लीजिए तीन अलग व्यक्ति तीन अलग कार्य कर रहे हैं, उनके बीच कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, तो फिर सारा काम ठप पड़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस करने होंगे। और वो चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे किए जाएंगे? इस तुला में देखते हैं कि जब कोई एक तुला ऊपर होती है तो कोई दूसरी उसे बैलेंस करती है। तो इसी तरह से ये तीनों शक्तियां, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। हर एक को ऐसी ताकत दी जाएगी कि वो दूसरे के ऊपर अपना कोई बैलेंस कर सके। आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को कि एक रस्सा कशी के उदाहरण से समझाया गया है, और ये अमेरिका है। ये अमेरिका की कांग्रेस की तस्वीर है, ये व्हाइट हाउस है, पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट है, और ये न्यायपालिका है, वहां का सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों ही मिलकर रस्सी को अपने बिल्कुल खींचते रहते हैं और बिल्कुल बराबर रखते हैं कि किसी एक की तरफ वो ना ज्यादा चली जाए। तो इस तरह से रस्सा कशी के माध्यम से संतुलन बना रहता है। तीनों को ऐसी पावर्स दी गई हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के फायदे हैं, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्पोटिज्म है, डिपोटिज्म है, तानाशाही के विरुद्ध बहुत प्रकार की सुरक्षाएं मिलती हैं, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिक्टेटरशिप है, सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस है, यानी किसी की इच्छा या मनमानी से रोक लगती है, एक चेक और बैलेंस होता है, सारे अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो चूंकि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है जो मॉन्टेस्क्यू ने बताया था, और जो अध्यक्षात्मक शासन का एक प्रमुख गुण है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि अमुक शासन अध्यक्षात्मक शासन है। अब हम लोग आते हैं अध्यक्षात्मक शासन की परिभाषा पर। अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष और उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में, अवधि यानी शासन की अवधि, टेन्योर, कितने समय तक वो सत्ता में रहेंगे, अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं। विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर से संबंध होते हैं। देख रहे हैं आप इस परिभाषा में कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग बताया गया है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर, वे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसा कि पार्लियामेंट्री शासन में आपको बताया गया कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अपनी नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, और व्यवस्थापिका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को उसके पद से हटा भी सकती है, लेकिन ऐसा अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर एनी ऑफ इट्स पॉलिसीज। ये परिभाषा डॉक्टर गार्डनर की है। अन्य परिभाषाएं भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। इसे हम अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। In the presidential system of government, the head of government is also the head of the state. दो प्रमुख संस्थाएं हैं, राज्य और सरकार। राज्य तो बड़ी संस्था है, यह आप जानते हैं, और गवर्नमेंट उसका ऑर्गन है जो उसकी नीतियों को एग्जीक्यूट करता है।
तो जो हेड होता है वो शासन का भी हेड होता है और राज्य का भी हेड होता है। द एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता उसको स्वयं चुनती है। द प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिसमिस द प्रेसिडेंट बिफोर इट्स टेन्योर एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को उसकी अवधि पूरा होने के पहले उसके पद से बर्खास्त, डिसमिस नहीं कर सकती है, और यदि डिसमिस कर सकती है तो एक ही उपाय है, वो है इम्पीचमेंट या महाभियोग। Although procedure for impeachment is very very difficult, महाभियोग साबित करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज बाय द पीपल। प्रेसिडेंट जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है। अप्रत्यक्ष में इलेक्टोरल कॉलेज, जहां पर कि जनता स्वयं चुनाव में वोट नहीं देती बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है और वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुनता है। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में अभी थोड़ी ही समय पहले जब नवंबर 2020 में अमेरिका में चुनाव हुए थे प्रेसिडेंट के, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी न्यूज़पेपर्स में बहुत अधिक आई थी, इलेक्टोरल कॉलेज इत्यादि के बारे में। तो वहां पर आप उसके बारे में सुन रहे थे, पढ़ भी सकते हैं आप अपनी किताबों में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वहां आपको ये बात और एलेबरेटली एक्सप्लेन की जाएगी। प्रेसिडेंट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड माने बिल्कुल पक्का उसका टर्म होता है। जैसे कि अमेरिका में 4 साल का टर्म है राष्ट्रपति का, और 4 साल के पहले उसको बिल्कुल रिमूव नहीं किया जा सकता है उसके पद से, एक्सेप्ट किस चीज के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। Members of presidential cabinet are not the members of legislature. जो प्रेसिडेंशियल कैबिनेट के मेंबर हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति की कैबिनेट होती है, जो उसकी मंत्री परिषद होती है या मंत्रिमंडल होता है, उसके जो भी सदस्य होते हैं वो उसके मर्जी के चुने हुए लोग होते हैं, वे व्यवस्थापिका से नहीं लिए जाते हैं। वो चाहे तो अपने किसी फ्रेंड को भी कोई पद दे सकता है, यानी ओब्लाइज कर सकता है किसी व्यक्ति को, या किसी भी एरिया से किसी भी फेमस व्यक्ति को अपनी कैबिनेट में रख सकता है, और उनके लिए अमेरिका की व्यवस्थापिका का सदस्य होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो केवल राष्ट्रपति के प्रति लॉयल होते हैं, उनकी नियुक्ति केवल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, वे केवल प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसीलिए अमेरिका में एक टर्म बहुत फेमस है, क्योंकि वहां की कैबिनेट को कई बार हम कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन माने वेरी क्लोज, ऐसे किचन का मतलब रसोई होता है, पर यहाँ पर किचन कैबिनेट का मतलब है वेरी क्लोज टू द प्रेसिडेंट। बहुत अपने खास दोस्त को भी चुन सकता है वो, पति या पत्नी आपस में एक दूसरे को, एक पति अगर राष्ट्रपति है तो अपनी पत्नी को भी अपनी कैबिनेट में ले सकता है, कोई मनाही नहीं है ऐसा करने की। यहाँ पर देखिए आप कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा दुनिया के और अन्य कई देशों में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल यूनाइटेड स्टेट्स में है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को हम उसका बिल्कुल एक आइकॉन मानते हैं। जैसे कि हम संसदीय शासन प्रणाली में वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट की बात करते हैं, यानी हम कहते हैं जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, वो सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों की जन्मदाता है, वहीं से शुरुआत होती है संसदीय शासन प्रणाली की। तो जैसे ब्रिटेन आइकॉन है पार्लियामेंट्री शासन के लिए, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आइकन है प्रेसिडेंशियल के लिए। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत शक्तिशाली पद माना जाता है पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों में। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए व्हाइट हाउस की एक तस्वीर लगाई है। व्हाइट हाउस जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है राष्ट्रपति का, जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है व्यक्ति तो वो इसी व्हाइट हाउस में निवास करता है 4 साल की अवधि के लिए।
जो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं वो व्हाइट हाउस के लॉन में भी होती हैं। ये फ्रंट व्यू है, इसका बैक व्यू भी है। कई बार कई फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 2 पिलर हैं, वहां पर भी आपको कुछ पिलर्स लगे हुए दिखेंगे। और कई बार बैक लॉन में अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब कभी टीवी पर इस तरह की पिक्चर्स दिखाई जाए, न्यूज दिखाई जाए, तो आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे उस स्थान को। ये जो पिक्चर मैंने लगाई है ये अमेरिका की कांग्रेस है। यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस, जिसे भारत में हम एक राजनीतिक दल के रूप में जानते हैं, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, भारत की आजादी में। तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस एक राजनीतिक दल का नाम है। इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, वहां पर हम कांग्रेस किसे कहते हैं, वहां की संसद को। दिस इज द कांग्रेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जो संसद है ये कई बार आप देखेंगे न्यूज में ये दिखाया जाता है। वो तो प्रेसिडेंट का रहने का स्थान था, व्हाइट हाउस, बट दिस इज द कांग्रेस। कांग्रेस वो स्थान है जहां पर, या जिसे हम अमेरिका की व्यवस्थापिका कह सकते हैं। और इसके भी 2 सदन होते हैं। इट इज बाई कैमरल, बाई मीन्स 2, 2 सदन है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि जनता के द्वारा चुना गया है, निम्न सदन है। और उच्च सदन है सीनेट, बहुत ही शक्तिशाली सदन है। तो 2 सदन है अमेरिका की कांग्रेस के। तो जब हम अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वहां की व्यवस्थापिका है और उसके 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा सदन है सीनेट। और जिस स्थान पर अमेरिका की ये संसद है उस स्थान का नाम है कैपिटॉल हिल। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे तो आपको वो स्थान भी दिखेगा, कैपिटॉल हिल, एक छोटा सा पहाड़ी टाइप का स्थान जहां पर कि ये संसद भवन बना हुआ है। अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद वायलेंस हुआ, तो बहुत सारे लोग संसद भवन की इसी इमारत पर चढ़े। कैपिटॉल हिल में काफी दंगा फसाद, गोलीबारी हुई, तोड़फोड़ किया लोगों ने चढ़ के, घुस करके संसद भवन परिसर में। तो कैपिटॉल हिल में अमेरिका की कांग्रेस स्थित है। विशेषताएं अभी हमने आपको बताई। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नाउ यू नो व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि शासन के तीनों अंग अलग अलग कार्य करें, लेकिन बिल्कुल अलग ना हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हो। अभी देखिए, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए तो कई एग्जाम्पल हैं, पर मैं बस 1-2 आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति यदि किसी भी पद पर नियुक्ति करता है, उसको नियुक्ति का अधिकार है, तो वो कार्यपालिका है अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्तियों को जो अप्रूव करती है वो सीनेट करती है। अब सीनेट लेजिस्लेचर है। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाया जाएगा तो वो संसद के दोनों सदनों से होता हुआ फिर सीनेट के पास जाएगा और सीनेट वहां पर एक न्यायालय की तरह बैठेगी और कार्य करेगी। तो सभी को एक दूसरे के ऊपर कुछ कुछ पावर्स दे दी गई हैं। और भी विस्तार से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। इन दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। The president is the head of the state as well as the government. यानी राज्य का भी प्रमुख है प्रेसिडेंट और सरकार का भी प्रमुख है। ये तो मैं आपको तीसरा भी बता चुकी हूँ। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेक्रेटरीज। तो मंत्री जो होते हैं वो उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। जैसे हम भारत में मंत्री कहते हैं कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, लेकिन अमेरिका में हम मंत्रियों को वहां पर सेक्रेटरी कहते हैं। जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मंत्री जो हमारे यहाँ होंगे, विदेश मंत्री, उन्हें अमेरिका में कहा जाएगा फॉरेन सेक्रेटरी। तो टर्म जो है मिनिस्टर की जगह पे सेक्रेटरी होता है। हु आर हेड्स ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड आर हिज सबऑर्डिनेट्स। वे राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर हैं। The secretaries help the president in administration and it is upon the will of the president to accept or reject their advice. अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनकी सलाह को माने
और चाहे उनकी सलाह को ना माने, उसका जब भी मन हो किसी भी सेक्रेटरी को उसके पद से निकाल दे, उसे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन्हीं विशेषताओं को हम अलग अलग करके समझेंगे। एक विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथकता, दूसरी है कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित या डेफिनिट, तीसरी है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका एक। अब आइए हम इसको अलग अलग भी समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथकता को। ये दोनों अंग यानी संसद और राष्ट्रपति दोनों अलग अलग हैं। नागरिक दोनों को चुनते हैं, संसद के लिए भी वोट डालते हैं और राष्ट्रपति को भी चुनते हैं, और अमेरिका के केस में इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुनते हैं। और देखिए दोनों की समानांतर स्थिति है, बिल्कुल बराबर की स्थिति है, और दोनों इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि दोनों को जनता ने चुना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है। वोटर्स वोट डालते हैं, वोट इस तरह से डाले जाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी इस तरह से, जहां पर कि नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज चुनते हैं और फिर वो कॉलेज प्रेसिडेंट को के लिए वोट देता है। ये जब राष्ट्रपति नहीं बने थे जो बिडेन, तो इन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंट इलेक्ट। जब कोई व्यक्ति जब तक राष्ट्रपति नहीं बनता है तो उसे हम प्रेसिडेंट इलेक्ट बोलते हैं अमेरिका में, और जब चुन लिए जाते हैं तब वो मिस्टर प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो कार्यकाल 4 साल का बिल्कुल निश्चित है। 4 साल की अवधि के भीतर इनको अपने पद से बिल्कुल कदापि नहीं हटाया जा सकता है। एक ही संभावना है, एक ही माध्यम है, वो है महाभियोग या इम्पीचमेंट। महाभियोग की प्रक्रिया एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। जैसे कि किस तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वहां पर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स में सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है महाभियोग को सपोर्ट करने के लिए। फिर आगे चल करके ये सीनेट में जाता है, सीनेटर्स वोट ऑन वेदर टू रिमूव द प्रेसिडेंट, सीनेटर लोग वोटिंग करते हैं। उसके बाद अगर सीनेटर लोग अप्रूव कर देते हैं तो यूएस की सीनेट एक न्यायपालिका के रूप में बैठ जाती है और वहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर ट्रायल होने लगता है। टू कन्विक्ट एटलीस्ट 2/3 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 वोट पड़ने चाहिए सीनेटर को कन्विक्ट करने के लिए। और सीनेटर्स को प्रेसिडेंट पर जब उस पर लगाए गए आरोप सत्य सिद्ध हो जाते हैं, उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है, then president is removed and the vice president takes over। तब फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर थोड़े समय काम करने के लिए बुला लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को विस्तार से भी आप समझ सकते हैं, अलग से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में आज तक कितने राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाभियोग का सामना किया है? सबसे पहले एंड्रयू जॉनसन 1868 में इम्पीच, लेकिन आज तक कोई भी इम्पीचमेंट वहां पर सफल नहीं हुआ है। रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में जिनके ऊपर 4 साल के कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया, और दोनों ही बार महाभियोग अभी तक उनके खिलाफ पारित नहीं हो सका, और अब तो उस पद से हट भी गए हैं, तो अभी कहा जा रहा है कि इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो राष्ट्रपति यदि कुछ ऐसे कार्य कर दे तो उसे महाभियोग का सामना करना पड़ता है। इन चारों राष्ट्रपतियों को अलग अलग कारणों से महाभियोग का सामना करना पड़ा। कोई ना कोई ऐसा कारण था कि जैसे किसी ने झूठ बोला कि उसने शपथ ली और झूठ बोल दिया, किसी ने न्याय के रास्ते में रोड़ा अटकाया, किसी ने कोई खबर लीक कर दी, तो किसी भी कारण से उनके ऊपर महाभियोग लाया गया। पर आज तक पास किसी के खिलाफ नहीं हुआ कि उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ जाए। जैसे कि रिचर्ड निक्सन थे, इन्होंने महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो बात वहीं पर खत्म हो गई। अब अभी मैंने आपको बताया था कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं, यानी जैसा कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 प्रकार के हेड्स देखते हैं। एक तो नाम मात्र यानी टाइटलर, जिनके पास केवल टाइटल होता है, नेम सेक होते हैं, सिर्फ नाम उनका होता है, वास्तव में उनकी शक्तियां प्रयोग की जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तो वास्तविक प्रधानमंत्री है। ये भेद हमें संसदीय शासन में देखने को मिलता है, लेकिन
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं मिलता। राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख है और राष्ट्रपति ही सरकार का भी प्रमुख है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जैसे कि भारत आए ये विजिट पर, तो भारत के राष्ट्रपति से मिले अपने समकक्ष से। ये सेरेमोनियल काम है, मतलब कि कुछ काम ऐसे हैं जो करने होते हैं राष्ट्रपतियों को, कि अगर उनका स्वागत किया तो उनके बराबर के राष्ट्राध्यक्ष ने किया, तो ये सारे सेरेमोनियल काम भी राष्ट्रपति करेगा। और एक्चुअल काम यानी सरकार में कैबिनेट मीटिंग करना, मंत्रियों से बातचीत करना, सरकार चलाना, वो भी वही व्यक्ति कर रहा है। लेकिन अगर संसदीय शासन में होगा तो जो सेरेमोनियल काम है वो भारत का राष्ट्रपति करेगा और एक्चुअल काम भारत का प्रधानमंत्री करेगा। तो अगर हम भारत का एग्जाम्पल देते तो यहाँ दो अलग तस्वीरें लगाते। यहाँ तो हम भारत के राष्ट्रपति की तस्वीर लगाते और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पर एक ही व्यक्ति राज्य का भी प्रमुख है और वही सरकार का भी प्रमुख है। अब उसके बाद हम कुछ और अंतर देख लेते हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन के बारे में, कि कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और प्रेसिडेंशियल में प्रधान वास्तविक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में शक्तियों में संबंध होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, और प्रेसिडेंशियल में शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन होता है। तीसरा अंतर है कैबिनेट का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, यानी जो मंत्री होते हैं उनके लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, और यदि मंत्री बनते समय वो संसद के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उनको सदस्यता लेनी पड़ती है। जबकि अमेरिका में कैबिनेट का निर्माण राष्ट्रपति की मर्जी से होता है और वहां पर मंत्रियों के लिए या सेक्रेटरीज के लिए वहां की व्यवस्थापिका का सदस्य होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चौथा अंतर क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। पांचवा अंतर, कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है और यहाँ पर कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। और संसदीय शासन में राजनीतिक दल हर समय सक्रिय होते हैं और प्रेसिडेंशियल में केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। इसी स्लाइड को आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव ब्रांच मेंबर्स आर आल्सो लेजिस्लेटिव ब्रांच मेंबर्स, और यहाँ पर है दोनों के बीच क्लियर सेपरेशन होता है। पार्लियामेंट इलेक्ट्स द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड कैन बी वोटेड आउट बाय पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट इज सेपरेट फ्रॉम कांग्रेस। पॉलिटिकल पार्टीज आर स्ट्रॉन्ग, हर वक्त वो सक्रिय रहती हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज का उतना महत्व नहीं रह जाता प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्योंकि एक बार जब प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है फिर वो निश्चित अवधि तक अपने पद पे रहता है, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो सत्तारूढ़ दल को हटा दे पावर से और खुद पावर में आ जाए। जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा संभव नहीं होता, 4 साल के लिए बिल्कुल सत्ता लॉक हो जाती है एक व्यक्ति के पास। अध्यक्षात्मक शासन के गुण क्या हैं? जैसा कि आपने देखा कि चूंकि कार्यपालिका एक निश्चित अवधि तक शासन करती है, इसलिए शासन स्थायी या परमानेंट होता है। परमानेंट होने के कारण प्रशासन में कुशलता भी रहती है, एफिशिएंसी भी रहती है। 4 साल तक एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है। प्रशासन में एकता होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास सारे निर्णय लेने का अधिकार होता है। मंत्रिमंडल योग्य होता है, मंत्री योग्य होते हैं, वो किसी भी स्थान से लाए जा सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा से, जबकि संसदीय शासन में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर वही व्यक्ति मंत्रिमंडल में आ सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य है। और साथ ही साथ इस शासन को इमरजेंसी के लिए, असाधारण परिस्थितियों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें शक्तियों पर नियंत्रण रहता है और दलबंदी की बुराइयां कम होती हैं। मेरिट्स को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी मेरिट क्या है? स्टेबिलिटी या स्थायित्व। यही प्रेसिडेंशियल शासन की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि शासन स्थायी होता है, बीच बीच में बार बार बदलता नहीं है, और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से शासन करके नीतियों को कार्य रूप दे सकता है, उसको बीच में कोई उसके पद से नहीं हटा पाता।
अब दोष क्या है? जो गुण है उसी को हम दोष की तरह देखते हैं कि जब स्थायी होता है तो परिवर्तनशीलता नहीं हो सकती। अगर बीच में कोई किसी व्यक्ति में बुराई आ जाए तो उसे आप उसके पद से हटा नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके टर्म में, उनके समय में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते रहे उनको लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनके निर्णयों को लेकर, लेकिन उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जा सका। दो बार महाभियोग लगाया गया, पर दोनों ही बार महाभियोग को कोई उसका भविष्य नहीं हुआ। चाहे जनता कितनी भी परेशान हो, लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसके पद से हटा नहीं सकती, बदलने की कोई पावर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। फिर उत्तरदायित्व की अवहेलना। अवहेलना माने इग्नोर होना। जहां पर शासन के तीनों अंग अलग अलग कार्य करते रहते हैं तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि यदि कोई काम गलत हुआ तो कह देंगे भाई हमें क्या मतलब, मैंने तो अपना सही पार्ट कर दिया था, वो किसी और ने गलत कर दिया। तो उत्तरदायित्व किसके ऊपर डाला जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल देगा और कांग्रेस कार्यपालिका पर डाल देगी, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई सहयोग नहीं होता। निरंकुशता की आशंका होती है। ये पॉइंट इससे जुड़ा है कि कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, अपनी अवधि के बीच में वो निरंकुश या मनमाने ढंग से भी शासन कर सकता है। प्रशासन में एकता नहीं होती, सारे अंग एक दूसरे से अलग कार्य करते हैं और जनता को कम राजनीतिक शिक्षा मिलती है। यानी कि जनता एक बार जब चुन देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति ही अपनी मर्जी से शासन करता रहता है। जनता के लिए बीच में कोई बहुत ज्यादा कार्य करने की चीजें नहीं होती। स्थानीय स्वशासन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, lack of control and balance, executive is not responsible to parliament, all power is rested on single elected person, there is nobody to control to president, president पर कोई कंट्रोल नहीं है। The president can continue in office even if he is not competent to meet the situation successfully. यदि राष्ट्रपति कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इतना योग्य नहीं है, तो भी वो अपने पद पे बना रहेगा। कई राष्ट्रपतियों की कॉम्पिटेंस को लेकर भी बहुत प्रश्न उठाए गए, जैसे कि ट्रंप की भी कॉम्पिटेंस को लेकर के कई बार प्रश्न उठाए गए, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि आप उसे गद्दी से हटा नहीं सकते। Apart from death and impeachment, nothing can remove the president of USA. या तो डेथ हो या फिर इम्पीचमेंट पास हो, यही दो परिस्थितियां जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसके पद से उसके टेन्योर के बीच में हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जैसा कि अमेरिका के इतिहास से अब तक साबित हुआ है कि इम्पीचमेंट भी लागू करना बहुत मुश्किल कार्य है, उसे पास करना। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। In a parliamentary government, the prime minister holds the ruling power. प्राइम मिनिस्टर प्रमुख होता है संसदीय शासन में, जो कि सारी रूलिंग पावर को अपने हाथ में रखता है। और इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट होल्ड द रूलिंग पावर। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझिए इसको कि अमेरिका में जो रूलिंग पावर है वो किसके हाथ में है, वहां के राष्ट्रपति के हाथ में। और भारत में यानी संसदीय शासन में जो रूलिंग पावर है वो वहां की प्रधानमंत्री के हाथ में है। अब देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ है, यहाँ पर सरकार का प्रमुख अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति है, जबकि भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ये वही वाला अंतर है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग अलग है। जबकि अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति है। वो देखिए, सेरेमोनियल हेड के रूप में भारत के राष्ट्रपति से भी मिला और सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री से भी मिला। तो इस फर्क को आप इस तस्वीर से अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों दो प्रमुख संस्थाएं हैं, आप पहचान सकते हैं झंडे से। ये भारत का संसद भवन है और यह अमेरिका की कांग्रेस है, यहाँ पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से ये दो शक्तिशाली शासन व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं, अध्यक्षात्मक शासन के और पार्लियामेंट्री शासन के। अब कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि कौन सा शासन सबसे अच्छा है। डिबेट दोनों के बारे में होती रहती है कि शासन प्रेसिडेंशियल ज्यादा अच्छा है या पार्लियामेंट्री अच्छा है। तो दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में अपनी कमियां हैं,
अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी बुराइयां हैं, और हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो उस राज्य के लिए जो अनुकूल हो उसे ही अपनाया जाना चाहिए। जैसे कि भारत में भी अभी कुछ सालों पहले काफी इस बारे में डिबेट हुई थी कि कौन सा शासन अपनाएं। कई बार जब सरकारें बदल जाती हैं जल्दी जल्दी, तो जनता भी परेशान हो जाती है और कहा जाता है कि नहीं, शासन को स्थायी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बहस के बाद भारत में ये पाया गया कि हम स्टेबिलिटी से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उत्तरदायित्व को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, और इसीलिए भारत में पार्लियामेंट्री शासन को अपनाया गया। शासन दोनों ही सफल हो सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग राज्यों में। कोई जरूरी नहीं है कि यदि किसी एक देश में एक शासन सफल हो तो वही शासन दूसरे देश में भी सफल हो। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू, आपने मेरे लेक्चर को सुना। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपके यदि कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसे मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।